रियलमी आज के टाइम पे सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली स्मार्टफोन कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनकी ग्रोथ जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग से जब से ये स्मार्टफोन मार्केट में आए हैं, इंडिया से ही इन्होंने डेब्यू करा था। 2018 मई से इन्होंने डेब्यू करा था और एक साल के अंदर इन्होंने जितने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करे हैं टोटल सभी को मिला के एक साल में इन्होंने 15 मिलियन स्मार्टफोन को सोल्ड करा है ग्लोबली, और इसके वजह से इनको मिला 800% का ग्रोथ रेट और ये 47th रैंक से सीधा पहुंच गए 7th रैंक पे, जो कि किसी भी एक नई कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। एक नई स्मार्टफोन कंपनी मार्केट में आने के बाद सबसे पहले 50 मिलियन स्मार्टफोन सोल्ड करने का जो एक माइलस्टोन होता है, इसको सबसे तेज़ी से रियलमी ने अचीव करा है और इसके लिए इनको लगा 9 क्वार्टर यानी कि 2 साल और 3 महीने। दूसरे नंबर पे सैमसंग आता है, उसको लगा था 10 क्वार्टर यानी कि 2 साल और 6 महीने। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करा कि जिस भी रीजन की वजह से आज रियलमी इतना पॉपुलर है, इसके इतने सारे फ़ोन बिकते हैं, सेम उसी रीजन की वजह से ये एक पर्टिकुलर पॉइंट में हमेशा फेल होता है। और शायद से ये चीज़ आपने भी नोटिस करा होगा कि 20,000 के नीचे का जो स्मार्टफोन मार्केट है, यहाँ पे ये काफ़ी पॉपुलर है, इनके बहुत सारे फ़ोन्स बिकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में इनके कितने फ़ोन सोल्ड होते हैं, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया लग सकता है। यहाँ पे अगर आप इनके 12-15 हज़ार वाले फ़ोन्स देखोगे तो यहाँ पे मिलियंस में रेटिंग्स आते हैं, क्योंकि ये फ़ोन ज़्यादा सोल्ड होते हैं। और वहीं पे 20,000 से ऊपर अगर आप जाओगे, जैसे Realme X3 है तो यहाँ पे 13,000 के आसपास रेटिंग्स हैं। फिर Realme X2 Pro आता है, यहाँ पे 7,000 के आसपास रेटिंग्स हैं। और इनका जो सबसे महंगा वाला फ़ोन है Realme X50 Pro, यहाँ पे सिर्फ 1,000 के आसपास रेटिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके फ़ोन उतने सोल्ड नहीं होते। जबकि प्राइस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इनमें स्पेसिफिकेशंस काफ़ी बेटर रहता है। और यहाँ पे सैमसंग या फिर OnePlus के फ़ोन ज़्यादा सोल्ड होते हैं, जबकि वहाँ पे स्पेसिफिकेशंस आपको उतना बेटर नहीं मिलता। लास्ट ईयर गैलेक्सी A51 लॉन्च हुआ था Exynos 9611 प्रोसेसर के साथ 24,000 में, और ये ग्लोबली सबसे बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन था। और जब OnePlus Nord आया तो OnePlus का ग्रोथ रेट एकदम से डबल हो गया। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि 20,000 के ऊपर Realme के फ़ोन्स में इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस होने के बाद भी क्यों ये फ़ोन सोल्ड नहीं होते, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में मैं यहाँ पे आपको जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा, ये सारे पॉइंट्स Xiaomi के लिए भी लागू होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा Realme Xiaomi के ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। दोनों एक जैसे ही काम करते हैं और दोनों का हाल भी एक जैसा ही है। Realme की सबसे पहली स्ट्रैटेजी इंडियन मार्केट और 20,000 से नीचे का सेगमेंट, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पीक पे था, मतलब यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे सिर्फ रेडमी के फ़ोन्स ज़्यादा बिकते थे, इसका कोई कंपटीशन नहीं था। मतलब और भी बहुत सारे कंपनीज थे, लेकिन रेडमी के आसपास कोई भी दूसरा कंपनी नहीं था। तो यहाँ पे रियलमी ने रेडमी के ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करा, मतलब कम प्राइस, ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस और ऑनलाइन मार्केट। और ऑनलाइन मार्केट की खास बात यह है कि ऑनलाइन से जितने भी लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं उनको फ़ोन की प्रोसेसर, कैमरा, स्पेसिफिकेशंस, इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज होता है। तो कोई भी अगर अच्छा फ़ोन आता है अच्छे प्राइस और स्पेसिफिकेशंस के साथ, तो उसके बारे में यूट्यूब में या फिर वेबसाइट्स वगैरह में काफ़ी कुछ बातें होती हैं, तो एक अच्छे फ़ोन की प्रमोशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इससे रियलमी को काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला, काफ़ी पॉपुलैरिटी मिला और साथ में और एक चीज़ भी मिला, बजट फ़ोन वाला टैगलाइन। ये पॉइंट तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और वही सेम चीज़ यहाँ पे रियलमी के साथ हो रहा है। जब भी हम किसी रियलमी या फिर रेडमी के फ़ोन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आता है, एक लो बजट वाला फ़ोन। और कोई अपने फ़ोन के अंदर अगर 25,000 30,000 इन्वेस्ट करने जाता है तो उसको एक फील आना चाहिए कि हाँ, मैंने एक प्रीमियम फ़ोन ख़रीदा है, और वो चीज़ आता है ब्रांड वैल्यू से, जो कि आपको सैमसंग या फिर OnePlus के फ़ोन में मिलता है। और अगर आपके मन में आ रहा है सैमसंग, क्योंकि ये लो बजट फ़ोन भी बनाता है, मिड रेंज फ़ोन भी बनाता है, प्रीमियम फ़ोन भी बनाता है, फ्लैगशिप फ़ोन भी बनाता है, ग्लोबल ये पहले नंबर पे भी आता है, फिर भी इसका मार्केट वैल्यू डाउन नहीं होता। लेकिन कैसे? देखो, सैमसंग एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये सिर्फ स्मार्टफोन नहीं बनाता और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। और सिर्फ स्मार्टफोन की भी अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे बेस्ट डिस्प्ले सैमसंग बनाता है, आईफोन में भी यूज होता है। अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, नए नए इनोवेशंस करता है। इसके वन यूआई का एक अलग फैन बेस है। एंड्रॉयड में सबसे बेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन सैमसंग बनाता है। तो इतनी सारी चीज़ें ये करता है, जिसकी वजह से अगर इसका कुछ गलत भी हो जाता है, जैसे कि इसका S7 एज फेल हो गया था, फिर Note 7 आया, वो बहुत ज़्यादा हीट होता था, उसमें आग लगता था, यहाँ तक कि उसको फ्लाइट में भी बैन कर दिया गया था। इनका जो पहला फोल्डिंग फ़ोन था उसका स्क्रीन भी उखड़ रहा था। लेकिन आज के टाइम पे सबसे बेस्ट फोल्डिंग फ़ोन किसका है? सैमसंग का। तो ये इतनी सारी चीज़ें करता है और कहीं पे अगर ये फेल हो भी जाता है तो उसको ये काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव भी करता है और इसका कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी बेटर है। तो इन सारे रीजन की वजह से सैमसंग का जो ब्रांड वैल्यू है वो कभी भी डाउन नहीं होता।
रियलमी की दूसरी स्ट्रैटेजी बहुत सारे फ़ोन्स को लॉन्च करना, और अगर आप इनके सीरीज भी देखोगे तो वो भी कितने सारे आते हैं। इनका सी सीरीज है, फिर नार्जो सीरीज है, एक्स सीरीज है, फिर नॉर्मल जो नंबर वाला सीरीज है, फिर उसका जो प्रो वेरिएंट आता है वो है। तो इतने सारे स्मार्टफोन ये लॉन्च करते हैं, और एक ही प्राइस सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो आराम से आपको 4-5 ऑप्शंस ऐसे ही मिल जाते हैं। तो यहाँ से इनको दो फायदे मिले। एक तो ये कि जब ये इंडिया में है, यहाँ पे स्मार्टफोन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और ऑन एवरेज हर 6 महीने में लोग अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड कर रहे थे। तो जब भी कोई एक नया स्मार्टफोन खरीदने जाता है तो वो ये देखता है कि मार्केट में लेटेस्ट ऑप्शन कौन सा है, और रियलमी का हमेशा कोई ना कोई एक लेटेस्ट ऑप्शन रहता ही था। तो इससे लोगों को एक नया ऑप्शन मिल जाता था और रियलमी को फायदा। और जैसे कि रियलमी हमेशा करता है, अपने फ़ोन के अंदर स्पेसिफिकेशंस में थोड़े बहुत चेंजेस करके एक नया फ़ोन लॉन्च कर देता है, और हमेशा ये ट्राई करता है कि मार्केट में अगर कोई भी नया चीज़ है, जैसे 64 मेगापिक्सल का कैमरा हो गया, या फिर 5G हो गया, या फिर कोई नया प्रोसेसर हो गया, ये हमेशा ट्राई करता है कि रेडमी से पहले ये लॉन्च कर दे। जैसे कि इनका Realme XT आया स्नैपड्रैगन 712 के साथ, और उसके कुछ महीने बाद Realme X2 लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 730G के साथ, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको रेडमी से पहले 730G के साथ एक फ़ोन लॉन्च करना था। बाकी इन दोनों फ़ोन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं था, सिर्फ प्रोसेसर का डिफरेंस था। बाकी डिज़ाइन भी सेम था, बाकी जितने भी स्पेसिफिकेशंस थे वो बिल्कुल सिमिलर थे। इसकी नेगेटिव साइड की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्राइस रेंज में जो फ़ोन खरीदता है वो ब्रांड वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करता है, और साथ में वो ये भी देखता है कि स्मार्टफोन का कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है, उसका UI एक्सपीरियंस कैसा है, और उसमें जो अपडेट्स मिल रहे हैं वो सही से मिल रहे हैं या नहीं। और इस प्राइस रेंज में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ गेमिंग के लिए स्मार्टफोन खरीदते हैं। यहाँ पे लोगों को एक ऐसा प्रोसेसर चाहिए जो कि उनके डेली के काम को स्मूथली हैंडल कर सके, उसमें कोई लैग वगैरह देखने के लिए ना मिले। मतलब कि यहाँ पे लोगों को एक कंप्लीट यूजर एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन रियलमी के साथ क्या है कि अपने फ़ोन के अंदर अच्छा प्रोसेसर यूज करता है, अच्छा कैमरा सेंसर भी यूज करता है, लेकिन जब सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है तो इसमें रियलमी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इतने सारे फ़ोन्स को लॉन्च करता है, इतने सारे प्रोसेसर के साथ लॉन्च करता है, और UI का ऐसा है कि हर एक प्रोसेसर के साथ इसको अलग से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। मतलब फ़ोन में अगर 720G है तो उसके लिए अलग से ऑप्टिमाइज होगा, 730G है तो उसके लिए अलग, Dimensity 800U है तो उसके लिए अलग। तो सभी प्रोसेसर के लिए अलग से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, और रियलमी इतने सारे प्रोसेसर का यूज करता है और इतने जल्दी से ये फ़ोन को भी लॉन्च करता है, तो इसके वजह से ऑप्टिमाइज करने के लिए उतना टाइम भी नहीं मिल पाता। और जो अपडेट्स वगैरह भी आते हैं उसमें भी आपने काफ़ी बार देखा होगा, उसमें बग्स वगैरह देखने के लिए मिलता है, और टाइम के साथ उसको उतना जल्दी फिक्स नहीं किया जाता। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है Realme 5 Pro के साथ। उसमें एंड्रॉयड 10 के अपडेट के बाद उसमें बैटरी ड्रेन का इशू था, लेकिन वो 3-4 महीने तक फिक्स ही नहीं हुआ, और उसके बाद मैंने उसे चेक करना भी बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं, और एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कि 20,000 के ऊपर के मार्केट में रियलमी या फिर रेडमी के फ़ोन उतने सोल्ड नहीं होते। यहाँ पे लोग सैमसंग या फिर OnePlus के फ़ोन बाय करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन क्या इससे रियलमी को कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि इनका जो मेन टारगेट है वो 20,000 से नीचे का मार्केट है, और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये फ्लैगशिप फ़ोन सिर्फ इसलिए लॉन्च करते हैं क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम भी मार्केट में हैं, हम भी एक फ्लैगशिप फ़ोन बना सकते हैं। तो इससे लोगों के पास एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, और इससे इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो भी थोड़ा सा मेंटेन रहता है। तो इसे भी आप एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बोल सकते हो। और इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे ही और कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।